नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के सेशन में हम देखेंगे पिछले सालों में यानी पिछले 5 सालों में पीटीटी एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर और नए पैटर्न के आधार पर हमने कुल 20 प्रश्न हैं जो कि तैयार किए हैं और प्रत्येक प्रश्न है जो कि व्याख्या सहित है। तो सभी साथियों को आज की क्लास पे अंत तक बने रहना है और इस 20 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न को आपको साथ में आंसर भी बताना है और काउंट भी करना है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन में दे रखे हैं बुढ़ापा, दिल्ली, घर और ऑप्शन नंबर डी है सोटा। वैसे पीटीटी एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण के कुल 50 प्रश्न पूछते हैं डायरेक्ट 150 अंक के लिए और इसमें जो अधिकतर अभ्यर्थी हैं वो हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं और कुछ 10% ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भी करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। घर हमारी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए बुढ़ापा, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दिल्ली। नाम का बोध हो रहा है तो इसमें हमारी संज्ञाएं वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे दो उदाहरण आपको समझाते हैं ताकि कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। भारत, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा शब्द है देश, तो देश में जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए नाम का बोध हो रहा है भारत, अमेरिका, राजस्थान, तो जो भी आपको नाम का बोध दिखाई दे तो उसमें आपको तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा भरना है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है नदी। अब नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक, लेकिन केवल गंगा दे रखा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो गंगा शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक, जैसे गंगा, यमुना, जो नदियों का आपको नाम दिखाई दे तो उसमें तुरंत आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा भरना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इस छोटा शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो भी है भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड। संयुक्त व्यंजन स किसके योग से बना है? संयुक्त व्यंजन स पीटीटी एग्जाम में ये प्रश्न 4 बार पूछा गया है। अक्सर त्र और ज्ञ का पूछ लेते हैं तो आंसर जल्दी से बताइए। कदंस, कदंस या फिर ऑप्शन नंबर 3 कदंस या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 कदंस, षटकान का स है। तो संयुक्त व्यंजन इन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है त्र, तो आधा और र पूरा। उसके बाद है ज्ञ, तो ज धन हणा से। तो 3 आपको ये शब्द हैं जो कि याद रखने, अक्सर, त्र और ज्ञ का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो जिन अभ्यर्थियों का 9 जून को एग्जाम से, तो प्यारे साथियों आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्नों की तैयारी अभी से जरूर करें। और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हर अपडेट आपको पीटीटी एग्जाम्स की मिलेगी सबसे पहले। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिए। तत्सम नहीं है। अब यहाँ पे इसका आपको थोड़ा सा अर्थ मालूम होना चाहिए। तत्सम और तद्भव। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा के समान शब्द, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा का शब्द। यहाँ पे 3 शब्द हैं जो कि आपको अलग दिखेंगे और एक शब्द है जो कि अलग दिखेगा, या तो हिंदी भाषा का दिखेगा या फिर संस्कृत भाषा का दिखेगा। यहाँ पे केवल इसका आपको ध्यान रखना है। तत्सम फिर पूछा है कि नहीं है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, यानी इन ऑप्शन में हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। अब आप समझ गए होंगे, एक एक करके आपको ऑप्शन पढ़ने। श्वास, काक, खंबा और तृण, 3 शब्द इसमें संस्कृत भाषा का है और एक हिंदी भाषा का है, वह कौन सा है? तो हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी खंबा। ये हमारा शब्द हिंदी भाषा का है, यानी तत्सम नहीं है,
ये शब्द हैं जो कि तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए श्वास, तो श्वास एक संस्कृत भाषा का शब्द है, वो हिंदी में इसे सांस बोलते हैं। काक एक संस्कृत भाषा का, हिंदी में कौवा बोलते हैं। तृण एक संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में बोलते हैं तिनका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जल्दी से हम लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 हमारी स्क्रीन पे है। क्लास को स्किप किए बिना अंत तक देखते रहिए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है बुढ़ापा, दिल्ली, घर और सोटा। तो वैसे इसका मैंने आंसर पहले ही आपको बता दिया था। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है घर, क्योंकि ये पीटीटी एग्जाम्स में पूछा था। बाकी बुढ़ापा, दिल्ली और सोटा, दिल्ली व्यक्तिवाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है, सोटा भी हमारी भाववाचक है। अब आपके इसके कुछ उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा के, थोड़े से ध्यान रखिए। नगर, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। पक्षी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर पक्षी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। सेना, दल, पहाड़, नदी और कक्षा, ये जो आपको उदाहरण दिख रहे हैं इन सभी में जातिवाचक संज्ञा है। तो अभी से थोड़ा सा एक बार इसको समझ लीजिए, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। प्रश्न संख्या 5 हमारी स्क्रीन पे है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब आपको आंसर आना ही चाहिए। भाववाचक संज्ञा, अपनत्व, देश, मथुरा या फिर देव। पहले आपको व्यक्तिवाचक उदाहरण के जो उदाहरण दिख रहे हैं उसको अलग करना है, फिर जातिवाचक संज्ञा के जो भी उदाहरण दिखाई दे रहे हैं उसको अलग करना है। तो भाववाचक संज्ञा उदाहरण है जो कि अपने आप आ जाएगा। भाववाचक देखिए, देव, देव देवताओं, देव, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक, ठीक है। मथुरा एक नाम का बोध है, तो इसमें हमारी संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। देश, इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपनत्व, ये हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद एक उस भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है आपको समझने के लिए मैंने बताए, बचपन है, मिठास, सर्दी, बुढ़ापा और सौंदर्य। नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे उदाहरण है जो कि भाववाचक संज्ञा के हैं। अब आपके अगर आपने समझे होंगे हमारे उदाहरण, तो लगभग आपके संज्ञा के जो 9 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। कुल 3 प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या है ये हमारी से क्वेश्चन नंबर से, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है? देखिए पीटीटी एग्जाम्स में 2 बार ये प्रश्न पूछा है, शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई। और इस प्रकार से हमने आपके लिए कंटेक्ट जो सेलेक्ट किया ताकि आप भी आसानी से समझ सकें। अक्षर, वर्ण, वाक्य या फिर भाषा। तो शब्द निर्माण की जो हमारी सूक्ष्म इकाई होती हैं वो होती हैं वर्ण। ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। जैसे देखिए वर्ण और ध्वनि में अंतर, थोड़े से ये अंतर आपको देखना है। जैसे कमला, ये एक हमारा शब्द है, तो देखिए इसमें टोटल अगर कमला शब्द में ध्वनि की बात करें तो कुल 3 ध्वनियां हैं, क, म और ला। तो ध्वनि की तो 3 हो गए। उसके बाद अगर हम वर्ण की बात करें तो कमला शब्द में टोटल वर्ण की संख्या कितनी है? तो वो है 6, क आधा और तो ये पूरा क हो गया। म धन म आधा है और तो ये पूरा म हो गया। तो इसी प्रकार टोटल वर्ण की संख्या की बात करें तो हमारे हो गए 6। तो अब देखिए सूक्ष्म इकाई, तो सूक्ष्म इकाई हमारी क्या हो गई? वो होगी वर्ण। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है जो कि हमारा विलोम से संबंधित प्रश्न है। दाता शब्द का विलोम नहीं है, ठीक है। अब दाता शब्द का विलोम नहीं है। दानी, कृपण, कंजूस, सूम। अब ये आपके पीटीटी एग्जाम्स में भी आगे आए 2004 में। उसके बाद ये प्रश्न और भी कहीं पूछा गया होगा, ये रीट में पूछा है, रीट पात्रता परीक्षा 2025 में। क्योंकि जब आप पीटीटी एग्जाम्स पास करोगे, 2 साल बीएड करोगे, उसके बाद कौन सा एग्जाम्स दोगे? तो वो दोगे रीट परी का। तो उसमें भी ये आ गया था
दाता का जो हमारा विलोम शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, दानी। दोनों सेम शब्द है, दानी और दाता। बाकी कृपण, कंजूस और सोम ये दाता के विलोम है। उसके बाद है आदित्य का, इसका जो हमारा विलोम शब्द है वो है उपत्य का। खल का सज्जन है विधि, अविधि। और अज्ञ का जो हमारा विलोम है वो है विज्ञ। अज्ञ विज्ञ एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना है इस शब्द का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 हमारी स्क्रीन पे रहा है। अब मैं आपको जल्दी से प्रश्नों के आंसर जो कि आपको बता देता हूँ। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है, कुल वर्णों की संख्या। यहाँ पे कुल शब्द जुड़ा हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है, वो होती है 52। केवल प्रश्न होता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर हो जाता 44। कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। अब यहाँ पे स्वर की संख्या 11, 33 व्यंजन, 2 उत्सिप्त, ये इसके नाम है, थोड़े से एक बार याद रखिए, र और ढ। तो ये 2 उत्सिप्त होते हैं। उसके बाद है अ और अ, 2 होते हैं अयुग्वा। पीटीटी एग्जाम्स 2021 के पेपर में यह पूछा गया था अयुग्वा का, तो संख्या 2 होती है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो होते हैं 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द, हिमालय, कान, शनिवार या फिर यमुना। इसके ऑप्शन भी आपको मैं समझाने की पूरी प्रयास करूंगा ताकि प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, तो स्किप नहीं करें और क्लास को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्लास अगर आप पूरी देखोगे तो आपके प्रश्न ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में सही होने की संभावना रहेगी पीटीटी एग्जाम्स में। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। जो भी आपको ऑप्शन में नदी शब्द दिखाई दे, नदियां, तो जो भी नदियां होती है वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती हैं। बाकी आपको नाम से पता है कि हिमालय हमारा पुल्लिंग होगा। कान, यहाँ पे देखिए कान, कान का शब्द कहाँ दिया हुआ है, दिनों के नाम और महीनों के नाम। तो ये हमें सब हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार। अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दें जैसे शनिवार, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया। उसके बाद है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, तो ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। पर्वतों का नाम जैसे हिमालय, हिमालय एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द हो गया। पेड़ों के नाम भी। उसके बाद अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थ जैसे अनाज चावल है और द्रव्य पदार्थ दूध है, ये हमेशा पुल्लिंग से प्रयुक्त होते हैं। ग्रहों के नाम, उसके बाद है अंगों के नाम और देवताओं के नाम, ये भी हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप ऑप्शन से भी पता कर लोगे कि यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किसकी लिपि है जो कि देवनागरी नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया। देवनागरी, हमने सुना कि हिंदी भाषा की लिपि हमारी देवनागरी है, लेकिन देवनागरी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। जिसकी हमारी लिपि है वो है गुरुमुखी। बाकी नेपाली, हिंदी और संस्कृत, इन 3 भाषाओं की जो हमारी लिपि है वो है देवनागरी। चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा जल्दी से आपको समझना है प्रश्न कम समय में। प्रश्न संख्या 11। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है। प्रतिदिन शब्द में समास, पीटीटी 2009, बीएसटीसी 2013, एसआई 2021, सीटी 2024, पीटीटी और बीएसटीसी दोनों सेम ही एग्जाम्स होते हैं। कई अभ्यर्थी पीटीटी का एग्जाम्स भी देते हैं और बीएसटीसी का एग्जाम्स भी देते हैं। बीएसटीसी एग्जाम्स में हिंदी के 30 प्रश्न पूछते हैं और पीटीटी एग्जाम्स में प्रश्न पूछते हैं वो पूछते हैं 50। प्रतिदिन, तो वह समास जिसमें हमारा पहला पद या तो उपसर्ग होता है या अव्यय होता है, तो उसमें जो हमारा समास होता है वो होता है अविभाव। इसमें देखिए प्रति, ये उपसर्ग है, तो तुरंत आपको ऑप्शन नंबर ए भर देना है। अविभाव समास का उदाहरण है। पहला पद प्रधान, अविभाव समास।
प्रथम पद अवयव, इसमें देखिए यथा, तुरंत आपको भरना है अविभाज्य समास। उपसर्ग जैसे प्रत्येक, इसमें उपसर्ग कौन सा है तो प्रति, तो आपको तुरंत ऑप्शन भर देना है कि अविभाज्य समास होगा। और पुनरावर्ती शब्द जैसे दूर दूर, अगर आपको पुनरावर्ती शब्द दिखाई दें तो उसमें जो हमारा शब्द होता है, समास होता है, वो होता है अविभाज्य समास। पुनरावर्ती शब्द का मतलब होता है दोनों सेम सेम शब्द, जैसे दूर दूर, दोनों शब्द सेम है। अब आप समझ गए होंगे, इतना आसान भाषा में तो समझा है। प्रश्न संख्या 12, भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल, तो भाषा का जो हमारा प्रथम कौशल होता है वो होता है सुनना। ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। त्रिक है, याद रखिए, सुबो पाले सुनना। भाषा का दूसरा कौशल है बोलना, तीसरा कौशल है पढ़ना, अंतिम कौशल है वो लिखना। तो भाषा के कुल कौशल की संख्या होती है वो होती है 4। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 13, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वह कौन सा होता है? यह समास रिपीट होता है। संख्यावाची हो वह समास होता है, क्योंकि 20 टीसी में आ गया है 2026 के पेपर में, इसका उदाहरण पूछा है संख्यावाची का, तो वो होता है हमारा द्विगु समास। जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह त्रिफला, तो इसमें समास कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, द्विगु। बाकी अविभाज्य समास में तो पहला पद अवयव और उपसर्ग होता है। बहुब्रीहि समास, इसमें हमारा अन्य अर्थ प्रदान, अन्य अर्थ निकलता है। उसके बाद द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14, निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है। राजस्थान की बोली नहीं है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी या फिर मेवाती। तो इसमें जो हमारी मारवाड़ की बोली नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा अवधी। बाकी मेवाड़, उदयपुर रियासत, मारवाड़ रियासत और अलवर और भरतपुर में जो बोली बोलते हैं वो है हमारी मेवाती। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, ये थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न था, तो समझने का प्रयास करना है। केवल एक ही उदाहरण है जो कि इसमें डाउट रहता है, वो भी आपको समझ लेना है। प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज शब्द में समास कौन सा है? अब हमने पहले इसका जिक्र किया था कि वह समास जिसमें पहला पद हमारा संख्यावाची हो, तो उसका ये थोड़ा सा अपवाद बन जाता है। केवल एक ही प्रश्न है, तो वो भी आपको मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। देखिए, इसके मैंने 2 उदाहरण जो कि सिलेक्ट किए हैं। प्रथम उदाहरण है चौराहा, दूसरा उदाहरण है चतुर्भुज। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे चौराहा, 4 राहों का समूह, तो इसमें जो हमारा समास है वो है द्विगु समास। क्योंकि देखिए 4 एक पद है जो कि हमारा संख्यावाची हो गया, तो वह समास जिसमें हमारा पहला पद होता है संख्यावाची, उसमें जो हमारा समास होता है द्विगु समास। दूसरा उदाहरण है चतुर्भुज, इसमें भी देखिए 4 शब्द आ गया है, तो वह समास जिसमें तो पहला पद संख्यावाची होता है तो उसमें तो द्विगु समास होता है। लेकिन चतुर्भुज में जो हमारा समास है वो है बहुब्रीहि, तो इसमें देखिए अन्य अर्थ निकलता है। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, अर्थात कौन? विष्णु। विष्णु के 4 भुजाएं होती हैं, तो इसका जो अन्य अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ क्या निकला? वो निकला विष्णु। तो इसमें हमारा समास कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, बहुब्रीहि समास। कन्फ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें अन्य अर्थ हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट में अन्य अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उदाहरण नंबर सेकंड में अन्य अर्थ निकलता है, तो दोनों अलग अलग समास हो गए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्यारे साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। प्रश्न कहना है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, अब यहाँ पे देशज का आपको अर्थ मालूम होगा तब इसका आंसर बता पाओगे। देशज का मतलब होता है स्थानीय भाषा का शब्द, अपनी आमतौर पर जो भाषा में जो बोलते हैं वही हमारा शब्द। स्थानीय भाषा, देसी भाषा में जो शब्द बोलते हैं वो कौन सा है? देशज, देसी भाषा का शब्द। परात, लोटा, मुक्का, उपरोक्त सभी। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है देशज का। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे देखिए परात, हम आमतौर पर बोलते हैं अपनी देसी भाषा में परात। दूसरा लोटा और तीसरा है मुक्का। प्रश्न संख्या 17, अंतिम में 3 प्रश्न है। काला अक्षर बेस बराबर लोकोक्ति का अर्थ। काला अक्षर बेस बराबर तो है मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 18, महावीर शब्द में समास कौन सा है। महावीर तत्पुरुष, कर्मधारी, बहुब्री या फिर द्विगु समास। अब यहाँ पे देखिए, वैसे अगर समास पूछते हैं तो कई बार क्या होता है कि 95% जब आपको उदाहरण पूछते हैं तो कर्मधारय ऑप्शन नहीं मिलता है या फिर बहुब्री ऑप्शन में नहीं मिलता है। ये दोनों उदाहरण जो कि साथ में कभी नहीं पूछते हैं समास के प्रश्न में, इस प्रश्न में दोनों साथ में पूछ लिया गया है। महावीर शब्द में समास, तो महान है जो वीर अर्थात कौन, हनुमान। अनर्थ निकला तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पीक, रात यामिनी, ऊंट और करब। थोड़े से समझ लीजिए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड को हम लॉक कर देते हैं। देखिए कपोत और दूसरा ऑप्शन है पीक है, दोनों सिंपल सा उदाहरण है। कपोत, कबूतर का पर्यायवाची शब्द है कपोत, पीक है कोयल का है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो पीटीटी एग्जाम्स 2026 की तैयारी करे सभी साथियों के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट रही होगी। और अगर आपको पीटीटी एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर प्राप्त करना है तो पीटीटी एग्जाम्स में कम से कम आपको 8 सब्जेक्ट के लिए 600 में से 305 प्लस नंबर लाने जरूरी है। पिछले साल की कट ऑफ गई थी 305 नंबर। साइंस सब्जेक्ट के लिए 380 नंबर प्रथम लिस्ट के लिए लाने जरूरी है, तो ये भी आपको बता देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। इस तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।